क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर को। ये चैप्टर आपको बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ है। आई रिपीट, बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड यूनिट नंबर 4 QMS स्टैंड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज के एक सिंगल लेक्चर में हम पूरे QMS को पढ़ेंगे, कंप्लीट यूनिट 4 को कवर करेंगे। यूनिट 4 का वन शॉर्ट लेक्चर है ये। सर QMS में और भी तो सब टॉपिक्स होंगे, बिल्कुल हैं। QMS के सर्टिफिकेशन भी होते हैं, जैसे आपका ISO 9000 हो गया, आपका ISO 14000 हो गया। तो ये सारे क्या है, सर्टिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ेंगे TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, QBD क्वालिटी बाय डिजाइन। उसके बाद आप पढ़ेंगे OOS आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आप पढ़ेंगे NABL GLP मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और यहाँ पर सभी जगह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पूरी यूनिट 5 मार्क्स के क्वेश्चन से भरी हुई है। और अगर सिर्फ ISO 9000 पूछते हैं तो 2 मार्क्स, सिर्फ ये पूछते हैं तो 2 मार्क्स। कभी कभी रेयर होता है कि सिर्फ ISO 9000 पूछा है और अकेला ही ये 5 मार्क्स में आ गया। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और यहाँ पर TQM से 5 मार्क्स, QBD से 5 मार्क्स, OOS से 5 मार्क्स, NABL से 5 मार्क्स, GLP से 5 मार्क्स और कभी कभार 2। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो है 5 नंबर के 6 क्वेश्चन बन रहे, मतलब 30 नंबर। अब इसमें से आपके एग्जाम में 3 तो आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर, जनरली देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं सिलेबस में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, वो है 6 सिग्मा कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन जोड़ लीजिए, बताइए। ये भी 5 मार्क्स का है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेफर आपको किसको करना है, 6 सिग्मा कंसेप्ट, ISO 9000 एंड 14000। उसके बाद आपको करना है सबसे ज्यादा प्रेफर, वो है आपका GLP, फिर आता है आपका NABL और फिर ये TQM, फिर लास्ट में QBD, फिर और लास्ट में OOS। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी रखनी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है 6 सिग्मा को, ISO को और GLP को। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। लेक्चर में सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। क्या होता है ISO 9000, क्या होता है ISO 14000, किस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, ये क्यों जरूरी होते हैं, क्या होता है QBD, क्या होता है TQM, क्या होता है OOS, क्या होता है चेंज कंट्रोल। ठीक है, सारी चीजें देखेंगे और यहां से क्वेश्चन बनते भी हैं, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना ही है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे, 100% आएंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि आज काफी सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपका TQM, QBD, NABL, GLP, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट और भी टॉपिक्स है। ठीक है, जैसे QMS को तो पढ़ेंगे ही सही, QMS के सर्टिफिकेशन भी पढ़ेंगे, जैसे ISO 9000 हो गया, 14000 हो गया। तो यहाँ पर सभी में एक बात कॉमन है। सर क्या बात कर रहे हो, सभी टॉपिक में? हाँ जी, सभी टॉपिक में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कॉमन है। वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एज ए कस्टमर आया हूँ आज मैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी फैक्ट्री है। आप तो बड़े इंसान हो, बड़े आदमी हो, फैक्ट्री आपकी है ना, MS के नाम की फैक्ट्री रख देता हूँ। और इस फैक्ट्री से टैबलेट मैन्युफैक्चर होकर आई। अब ये टैबलेट को मैं खरीदने आया हूं, क्योंकि आपकी कंपनी का बहुत ज्यादा नाम है,
कि भाई इस कंपनी की दवाइयाँ बहुत अच्छी होती है, ये कंपनी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ बनाती है, यहाँ पर क्वालिटी का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है। तो मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने यूज़ भी करा और मुझे प्रोडक्ट अच्छा भी लगा। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है पेशेंट की, और वी कैन से कस्टमर की, और आपकी फैक्ट्री की। 2 जगह की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं एज़ ए कस्टमर आप ही की फैक्ट्री पे क्यों आया? अब ये मत बोलना सर जान-पहचान है। नहीं, नहीं भाई, फैक्ट्री तो और भी बहुत है। फिर मैं आपकी फैक्ट्री पे ही क्यों आया? क्योंकि आपकी फैक्ट्री जो दवाई बनाती है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी एफिकेसी अच्छी है, उसकी पोटेंसी अच्छी है, उसकी सेफ्टी अच्छी है, उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू अच्छा है, उसके साइड इफेक्ट कम है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट कम है, उसके एडवर्स इफेक्ट कम है, और आपको प्रोडक्ट रिकॉल करने की अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मार्केट से प्रोडक्ट को वापस मंगाना, जब कभी भी एडवर्स रिएक्शन आते हैं तो मार्केट से प्रोडक्ट को वापस मंगाने को कहते हैं प्रोडक्ट रिकॉल। उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस कंडीशन में मुझे पता लगा कि यार ये तो सारी अच्छी बातें हैं, तो कस्टमर होने के नाते मैं इसी कंपनी की दवाइयां लूंगा, एमएस की कंपनी की दवाइयां मैं लूंगा। ठीक है। अब कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है? कस्टमर के माइंड में चल रहा है कि इसकी क्वालिटी अच्छी, इसकी सेफ्टी अच्छी, इसकी एफिकेसी अच्छी। ठीक है। तो कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर जो है इजीली एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ दे दो अच्छी दवाई है आपके यहाँ की। ठीक है। दूसरा, आपकी कंपनी की सेल बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो आपकी कंपनी की क्या होगी? सेल बढ़ेगी। एक ट्रस्ट डेवलप होगा आपकी कंपनी के नाम से, एक इमोशनल फैक्टर डेवलप होगा मेरा कि यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, कितनी मेहनत करती है, बाकी कंपनियां देखो कितनी मिलावट करती है। ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली गोल क्या है कि यहां पर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं। तो आज जो मैं आपको यूनिट पढ़ाने वाला हूं, वहां पर ये वर्ड जो है क्वालिटी, ये मैं आपको 200 बार यूज करने वाला हूं। इसी यूनिट में, इसी लेक्चर में 200 बार क्वालिटी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह एक ही चीज पे फोकस किया है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, सेफ्टी अच्छी हो, एफिकेसी अच्छी हो, पोटेंसी अच्छी हो, थेरेप्यूटिक वैल्यू अच्छी हो, हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू रहे, मार्केट डिमांड रहे, हमारे कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाई रहे, कस्टमर की नीड हम पूरी कर सके, कस्टमर को जरा भी दिक्कत हम ना दे, जिससे हमारी सेल बढ़ती रहे। और एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर कंपनी की सेल बढ़ रही है तो कंपनी के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है। और बंदों की अगर सैलरी बढ़ेगी, बंदों के पास पैसा आएगा, तो बंदे और अच्छे से काम करेंगे। बंदे जितना अच्छे से काम करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, जितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा उतना अच्छा पेशेंट को कंफर्टेबल होगा, जितना अच्छा पेशेंट को कंफर्टेबल होगा वो और सेल करेगा, ये और सेल करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी मार्केटिंग चलती रहती है। जितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बनाओगे उतनी आपकी सेल्स होगी, आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी, आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया की ग्रोथ होगी, आपके जो बंदे वहां पर काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ होगी, सभी की ग्रोथ होगी, सभी को फायदा है। और अल्टीमेटली पेशेंट जो है एक्सेप्टेबल करेगा उस ड्रग को, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप होगा, पेशेंट का एक इमोशनल फैक्टर डेवलप होगा, बहुत तरह की चीजें होती है। तो ये पूरा बिजनेस एक तरह का। क्लियर हो गया आपको यहां तक? अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का सेट ऑफ प्रोसेस है या सेट ऑफ प्रोसीजर है। आई रिपीट, QMS क्या है? QMS एक सेट है। किसका? प्रोसेस का सेट है, प्रोसीजर का एक पूरा सेट है, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मेरी फैक्ट्री है, तो मेरी फैक्ट्री को ये हेल्प कर रहा है। किस तरह से हेल्प कर रहा है? ये क्वालिटी को मैनेज करवा रहा है। और आपको पता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेज होगी, मेरा प्रोडक्ट अगर अच्छी क्वालिटी का होगा, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। होगा ऑब्वियसली, कस्टमर क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने से मेरी मार्केट वैल्यू बनेगी, मेरा ब्रांड नेम बनेगा, मेरे अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो सारे एम्प्लॉय जो है खुश रहेंगे, उनका तालमेल अच्छा रहेगा, उनका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, उनकी सैलरी बढ़ती रहेगी, उनको बोनस और अप्रिसिएशन मिलता जाएगा। तो ये बहुत तरह के फायदे होते हैं जो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। देखो, एंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दूसरा, कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कस्टमर की सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है।
इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब इसकी वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा आपकी सेल होगी उतना ही अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, मार्केट डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है। रिड्यूस एरर एंड वेस्ट, एरर और वेस्ट बनेंगे ही नहीं क्योंकि क्यूएमएस मैनेज कर रहा है। अचीव कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट होते जाएंगे दिन प्रतिदिन। फिर यहां पर लिखा है क्यूएमएस इज अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज क्वालिटी। सीधी सी बात है, क्यूएमएस क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि क्वालिटी मैनेज हो जाए। वही वाली बात मैंने आपको बोली है। कैसे करेगा, डिफाइनिंग क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी पॉलिसी को डिफाइन करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएगा कि अगर आपने क्वालिटी को मैनेज कर लिया तो ऐसा फायदा है, वैसा फायदा है। उसके बाद है एस्टेब्लिशिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस बताएगा, प्रोसीजर बताएगा, मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये सारी चीजें जो है क्यूएमएस करता है। क्यूएमएस एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बने। और आपको पता है कि अगर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनेगा तो उसके बाद आप 10 लाइन ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, कस्टमर एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी, मार्केट ग्रोथ बढ़ेगी, आपका ब्रांड नेम बढ़ेगा, आपकी कंपनी वैल्यू बढ़ेगी, आपके अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपकी मार्केट वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छी चीजें होती है सारी। या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका क्यूएमएस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो एक तरह का रोड मैप है। और ये रोड मैप जो है फॉलो करना पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन को। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये रोड मैप फॉलो करती है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है। और आपको पता है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के कितने फायदे हैं। तो क्यूएमएस क्या है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्यूएमएस इज अ सेट ऑफ प्रोसेस और प्रोसीजर, और वी कैन से क्यूएमएस इज अ रोड मैप जिसको हर इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है ताकि जो आपका प्रोडक्ट बने वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट बने। क्लियर, यहाँ पर लिखा भी है मैंने ये लास्ट में। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है क्यूएमएस की, जैसे क्यूएमएस के प्रिंसिपल, क्यूएमएस का कंपोनेंट, क्यूएमएस के बेनिफिट और क्यूएमएस के स्टैंडर्ड्स। तो प्रिंसिपल में क्या दे रखा है, कस्टमर फोकस, हमें क्या करना है, कस्टमर पे फोकस करना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। फिर आपको दे रखा है प्रिंसिपल में लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं लीडर हूँ और मैं अपनी कंपनी को लीड कर रहा हूँ, वहां पर जो भी बंदे काम करते हैं उनको लीड कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ। तो ये जब मोटिवेट होंगे, गाइड होंगे तो और अच्छे से काम करेंगे, और जितना अच्छे से ये काम करेंगे उतना अच्छे से प्रोडक्ट बनेगा। एंगेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल्स में कम्युनिकेशन, पीपल का एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। हिंदी में बोलूँ तो व्यवहार बनाना और व्यवहार निभाना बहुत जरूरी होता है। कई लोग बना तो लेते हैं पर निभाने में उनकी मौत आ जाती है। फिर आता है प्रोसेस अप्रोच, पूरी प्रोसेस का ध्यान से देखना है, हर प्रोसेस को, हर प्रोसीजर को ध्यान से फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्यूएमएस के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। फिर आता है इम्प्रूवमेंट, डे बाय डे हमारी प्रोडक्ट में क्वालिटी में इंप्रूव करना होता है हमें। फिर आता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन लेना। और फिर आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, व्यवहार वाली बात वापस आ गई। ये क्यूएमएस के प्रिंसिपल हैं। क्यूएमएस के कंपोनेंट देखें तो आपको क्या क्या याद रखना है, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी मैनुअल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 200 से ज्यादा बार क्वालिटी बोलूंगा इस लेक्चर में। और क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपके क्यूएमएस के, रिकॉर्ड कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, वापस आ गया क्वालिटी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, प्रोसीजर एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस। फिर आता है क्यूएमएस के बेनिफिट, तो फायदे ही फायदे हैं। देखो, एनहांस रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इम्प्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय जो होंगे वो भी एंगेज हो जाएंगे, काम में लगे रहेंगे, उनको पता है कि उनकी कंपनी का नाम हो रहा है तो वो भी और शिद्दत से और मेहनत से काम करेंगे। कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपको मिलेगा। आपकी कंपनी जो है दूसरी कंपनियों को कंपटीशन देगी, देखो हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी सेल ज्यादा है, हमारी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, ब्रांड नेम अच्छा है, तो दूसरी कंपनियों को कंपटीशन अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं जैसे ISO 9001, ISO 14000 वगैरह वगैरह। तो ये सारे अभी आगे डिटेल स्टडी हम करेंगे, अभी आपको नाम नाम याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ सर्टिफिकेशन। देखो यहाँ पर वापस क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी है, सेट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
उसके बाद सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर एक कंपनी है MS के नाम से, और ये कंपनी जो है सर्टिफाइड है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, दो स्टेटमेंट होते हैं, एक तो कंपनी सर्टिफाइड है, एक होता है कंपनी का QMS सर्टिफाइड है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बोल देते हैं कि कंपनी सर्टिफाइड है। कंपनी सर्टिफाइड नहीं होती, कंपनी का जो QMS होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो सर्टिफाइड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कंपनी है, यहाँ पर दूसरी कंपनी है, और ये जो दूसरी कंपनी है ना, इसका जो आपका QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सर्टिफाइड है, और पहली वाली कंपनी का जो QMS है वो सर्टिफाइड नहीं है। तो आप कहाँ से प्रोडक्ट परचेस करेंगे, जहाँ का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है सर्टिफाइड होगा। तो आपको पता रहेगा कि अगर ये सर्टिफाइड है तो सर्टिफिकेट तभी मिला होगा जब इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से परचेस करना है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट से हमें काफी सारे फायदे मिलते हैं। सर्टिफिकेट से हमें एक तरह का अश्योरेंस मिल जाता है कि यहाँ का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हमारा कंपनी का नाम चलता है, ब्रांड नेम बनता है, ब्रांड वैल्यू बनती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है, उसके एक्सपेक्टेशन को हम पूरी कर सकते हैं। वही सारी बातें घुमाकर आपको यहाँ पर लिखनी होती है। देखो कुछ सर्टिफिकेशन दे रखे हैं, जैसे आपका GMP सर्टिफाइड, GCP सर्टिफाइड, आपका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, QMS सर्टिफाइड। तो ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं ना, ये आपकी कंपनी को, ये आपके ब्रांड नेम को बहुत अच्छा कर देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बंदा आएगा और उसे देखना होगा तो आपके सर्टिफिकेट्स देखेगा कि हाँ इससे अप्रूव्ड है, इससे अप्रूव्ड है, इससे अप्रूव्ड है, और अप्रूवल तभी मिलेगा जब ये बंदा मेहनत कर रहा है। तो अप्रूवल है, अप्रूव्ड है, तो फिर 100% इसी को प्रीफर किया जाता है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन बेनिफिट्स दे रखे हैं। वही देखो, कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन डेवलप होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, एफिकेसी अच्छी रहेगी, उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ मार्केटेबिलिटी बढ़िया होगी, कंपटीशन दोगे आप दूसरों को, नए कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे। ये भी तो फायदा है, नए नए कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे। आपकी कंपनी में जो वेस्ट पहले ज्यादा बनता था अब वो कम बनेगा, एरर के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। क्योंकि एक मेंटेलिटी सेट हो जाती है कि यार मैं अच्छा बना रहा हूँ तभी लोग ले रहे हैं, इतनी परचेसिंग चल रही है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है, और उसके बाद और अच्छे से काम करते हैं आपके जो भी वहां पर वर्कर होते हैं। कंटिन्यूअस यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता रहता है, और सारी जो कंप्लायंस है, मतलब अनुपालन है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के, वो पूरे होते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं। आगे चलते हैं। आपको दे रखा है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ध्यान से सुनना, टोटल का मतलब होता है होल, मतलब कंप्लीट, पूरा, है ना। क्वालिटी का मतलब होता है एक्सीलेंस, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, जीरो डिफेक्ट। ध्यान से सुनना, अभी डेफिनेशन समझाऊंगा इसलिए बच्चों वाली चीजें बता रहा हूँ। टोटल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंस, प्रोडक्ट में जीरो डिफेक्ट। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक्ट टू कंट्रोल और रेगुलेट। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग होल। देखो यहाँ पर क्या करना है, मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है, होल को, मतलब कि टोटल को, मतलब कि सारे प्रोसेस, सारे प्रोसीजर, सारे स्टेप को आपको मैनेज करना है। तभी जाके आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा एक्सेलेंस वाला, मतलब क्वालिटी वाला। तो ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल से आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप टैबलेट बना रहे हैं। तो फिर उस दौरान आपको एक्सिपिएंट ऐड करने पड़ेंगे, ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ेंगे, उनकी फ्लो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, तरह तरह की प्रॉपर्टीज मैच करानी पड़ेगी, सोल्युबिलिटी, लिपोफिलिसिटी, पीएच, पार्टीशन कोएफिशिएंट, पीके, सब कुछ देखना पड़ेगा। तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और वो भी क्वालिटी वाला बनेगा। तो यहाँ पर सीधा सा है, मैनेज करना है होल को, ताकि आप अचीव कर सको एक्सीलेंस को। अब अगर मैं ISO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल यहाँ पर L आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO के अकॉर्डिंग TQM क्या होता है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है, ठीक है, जो कि फोकस करता है क्वालिटी पे। देखो लिखा है, TQM इज अ मैनेजमेंट अप्रोच of an organization which is focused or we can say centered on quality। और क्वालिटी को मैनेज करना
किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंस्टीट्यूशन में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उनका अपना अपना काम होता है और हर स्टेप को ध्यान से करना पड़ता है, तब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है क्वालिटी वाला बनता है। तो बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर एमिंग बेनिफिट टू ऑल इट्स मेंबर इन सोसाइटी। देखो यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर, सभी मेंबर को बराबर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको फायदा मिलेगा, सोसाइटी को फायदा मिलेगा, पेशेंट्स को फायदा मिलेगा और मेंबर्स को भी फायदा मिलेगा। फिर प्रिंसिपल बता रखा है टीक्यूएम का, यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम। देखो बातें सारी वही है जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि पेशेंट की डिमांड को पूरी करनी है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को पूरी करनी है, पेशेंट जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी है, जिससे हमारी कंपनी को फिर फायदा ही फायदा होगा। तो यहाँ पर आप देखो कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस अप्रोच, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सप्लायर क्वालिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का मतलब होता है कि जिस भी बंदे ने क्वालिटी अच्छे से मैनेज करी, मान लीजिए कोई लीडर था, कोई सुपरविजन था, तो उसको उस बात के लिए अप्रिशिएट करो। देखो सीधी सी बात है, अगर आपकी टीम में कोई काम कर रहा है और उसने थोड़ा भी काम किया तो उसे अप्रिशिएट करो ताकि वो और अच्छे से काम करे, फिर अप्रिशिएट करो, फिर मोटिवेट करो और अच्छे से काम करेगा और उसकी सैलरी बढ़ाते जाओ तो वो हाइट ऑफ सक्सेस पे पहुंचेगा और आपको भी हाइट ऑफ सक्सेस पे लेके जाएगा। सीधी सी बात है, व्यवहार से व्यवहार बनेगा। उसके बाद है द की एलिमेंट्स ऑफ TQM। प्रिंसिपल के बाद अब क्या देख रहे हैं, की एलिमेंट्स। तो इसमें भी देखो आपको कई सारे पॉइंट सिमिलर देखने को मिलेंगे, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, फिर आ गया आपका प्रोसेस अप्रोच, सप्लायर क्वालिटी, लीडरशिप कमिटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन। तो वही सारे पॉइंट्स आपको घुमा फिरा के लिखे हुए हैं, एक आइडिया आपको लग गया, एक कहानी आपको पता लग गई कि किस तरह से करना है। उसके बाद आपको इफेक्टिव सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट एंश्योरिटी मिलेगी कि आपका जो डिफेक्ट है अब वो कम होगा, वेरिएबिलिटी जो आ रही थी पहले प्रोडक्ट बनाने में, चेंजेस आ रहे थे, अब वो नहीं आएंगे आप, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन अच्छे हो गए, है ना, लीडरशिप अच्छी हो गई, मोटिवेशन अच्छा हो गया, तालमेल अच्छी हो गई, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी क्योंकि आपकी सेल बढ़ती जाएगी, आपको प्रॉफिट होता जाएगा और आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, तो फिर आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी। अब एडवांटेज दे रखे हैं टीक्यूएम के, वही सारी बातें वापस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एफिशिएंसी बढ़ाना, एम्प्लॉय को इन्वॉल्वमेंट करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उसकी तारीफ करना ताकि वो और अच्छे से काम करे, उसको अप्रिसिएशन करना, उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब डिसएडवांटेज का क्या है, डिसएडवांटेज में है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, फिर हर बंदे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि आपकी कंपनी का नाम चल रहा है, आपकी कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है और अगर कोई नया बंदा आता है तो फिर ट्रेनिंग प्रॉपर देनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगता है, ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, फिर मेजरमेंट चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, क्वालिटी को आप मेजर कर पा नहीं कर पा रहे, क्वालिटी को आप मैच कर पा नहीं कर पा रहे, लेवल को मैच कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, वो सारी चैलेंजेस। फिर बर्नआउट एंड स्ट्रेस। अब अगर बंदे को इतना सारा आप बोल दोगे नए बंदे को कि देखो भैया हमारी कंपनी पुरानी है, हमारी कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारा ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, तो पहले दिन ही बंदा पसीने पसीने हो जाएगा, मतलब कि वर्कलोड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है एम्प्लॉयज पे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें मार्केट डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा नाम पहले से चल रहा है, हमें अपना नाम बना के रखना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, इसलिए मोटिवेशन देना जरूरी है। साथ ही साथ डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग टीक्यूएम एफर्ट, टीक्यूएम को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद लेक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, लीडरशिप ही नहीं है तो भी दिक्कत है, लीडर होना, एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि इस आंसर को इस तरह से करो, इस आंसर को इस तरह से करो, तो आपको समझ में आ रहा है, आपको शांति मिल रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल को मैं कह दूं नहीं यार बहुत टफ टॉपिक है, बहुत परेशान हो जाओगे, तो ऐसा तो मैं कभी बोला भी नहीं, है ना, बोलूंगा तो आपको क्या होगा, तो वो वाली बात है, समझ रहे हो ना। तो मतलब एक लीडरशिप होना कितना जरूरी है आप खुद देख सकते हो, ये सारे आंसर्स आप मन से लिख सकते हो, सारे के सारे मन से लिखने वाले हैं ये। फिर देखो क्यूबीडी आ गया, अब क्यूबीडी का क्या काम है, क्वालिटी बाय डिजाइन, ये भी किस पे फोकस करेगा, क्वालिटी पे फोकस करेगा, पर यहां पर इसने एक अलग से लाइन बोल दी कि मैं क्वालिटी पे तब फोकस करूंगा जब आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा,
जब आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही होगी, जब आपका रॉ मटेरियल धीरे धीरे उस टैबलेट में फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा या कोई भी डोजेस फॉर्म आपका बन रहा होगा, तो बनने के टाइम पे मैं क्वालिटी को मैनेज करने आऊंगा, बनने के बाद मैं नहीं करूंगा। देखो, फोकस ऑन बिल्डिंग क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग रेदर देन द टेस्टिंग इट इन लेटर। बाद में कोई मतलब नहीं, पहले ही क्वालिटी अच्छी चाहिए। कैसे करेगा? आइडेंटिफाई क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, मतलब कि आपके ड्रग की और आपके एक्सिपिएंट की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान से स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालती है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल प्रॉपर्टीज, डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट, कि आप कौन सा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं। उसके बाद मॉडलिंग एंड साइमुलेशंस, मतलब जो आप बायोस्टेट्स कर रहे हैं ना, उसके मैथमेटिकल मॉडल बना के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस ड्रग का। फिर रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल स्ट्रेटेजी, रिस्क है तो उसको मिटिगेशन करो, मतलब कि उसको रिड्यूस करो, और कंट्रोल स्ट्रेटेजी लगाओ जिससे आप इंश्योर कर सको कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, मतलब कि अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर चेंज कंट्रोल करो, वो वाली बात है। अब क्यूबीडी का एम क्या है? सीधी सी बात है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट की सेफ्टी अच्छी हो, और आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो कम हो जाए, फटाफट फटाफट आपकी ड्रग जो है डेवलप हो जाए, समय कम लगे, पैसा कम लगे। ठीक है। उसकी एफिशिएंसी बनी रहे आपके प्रोडक्ट की, वो वाली बात है। अब उसके बाद आपको दे रखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूबीडी। क्यूबीडी के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, जैसे एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, रिड्यूस वेरिएबिलिटी, इंप्रूव एफिशिएंसी, एनहेंस रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिड्यूस कॉस्ट, वही सारी बातें हैं। एलिमेंट्स बता रखे हैं क्यूबीडी के, इसका क्वेश्चन कभी कभार अलग से भी आ जाता है कि क्यूबीडी के एलिमेंट्स बताइए। तो क्यूटीपीपी मतलब क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, दिस प्रोफाइल इज रिलेटेड टू द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, वही वाली बात आ रही है सब जगह। CQA क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, द स्टडी ऑफ CQA help in the study and controlling the product characteristics that have impact on product quality। देखो सीधी सी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इन सब की स्टडी करना, क्योंकि ये सारे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो वाली बात लिखी है यहाँ पर। ठीक है। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ CQA, सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्शन, क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस कई तरह के होते हैं, तो कोई भी सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको सिलेक्ट करनी होती है। रिस्क असेसमेंट, जैसे CMA क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट, CPP क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर। फिर आता है डिफाइनिंग ए कंट्रोल स्ट्रेटेजी। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके QBD के। उसके बाद आपको दे रखा है QTPP को, QTPP के बारे में बता रखा है कि QTPP में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो QTPP इंक्लूड डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिलीवरी सिस्टम, स्ट्रेंथ ऑफ डोज, कंटेनर क्लोजर सिस्टम, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी क्राइटेरिया, ये सारा इंक्लूड करती है QTPP। देखो ये सारा याद करना पड़ेगा, सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिलीवरी सिस्टम, स्ट्रेंथ ऑफ डोजेस, कंटेनर क्लोजर सिस्टम, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी क्राइटेरिया। क्योंकि अब ये इंक्लूड करती है तो करती है, उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी इन सारे नाम को यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, देखो इस तरह से QBD में। और कंट्रोल स्ट्रेटेजी बता रखी है। कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या है? नाम से पता लग रहा है कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑफ यूनिट ऑपरेशन दैट हैव अ रोल इन मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी, हर उस चीज को कंट्रोल करना जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को अल्टर करती है, जैसे आपके ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, डिग्रेडेशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ड्यूरिंग द टेस्टिंग, after finishing the product testing and testing of product at every stage at regular interval। देखो हर स्टेज पे चेक करो, रेगुलर इंटरवल में चेक करो, आप बनने के दौरान चेक करो, फिनिश प्रोडक्ट होने के दौरान चेक करो, उसके बाद चेक करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको चेक करनी है, और साथ ही साथ आपको सारे ऑपरेशन चेक करने हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को अल्टर कर सकते हैं, जैसे ग्रेन्युलेशन, ड्राइंग, डिग्रेडेशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया QBD, लिख दोगे। देखो वही सारी बातें हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेज करना, प्रोडक्ट की एफिकेसी, प्रोडक्ट की पोटेंसी, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्ट जो है ऐसा है जो मार्केट वैल्यू बनाए रखे, आपके पेशेंट की सेटिस्फेक्शन हो और पेशेंट की एक्सेप्टेशन को पूरी करे, साथ ही साथ पेशेंट की डिमांड को पूरी करे, मार्केट वैल्यू बनाए रखे। यही सारी बातें घुमा फिरा के लिखनी है बस, हर जगह
क्वालिटी मेंटेन करनी है हर जगह। फिर सिक्स सिग्मा कंसेप्ट आया, इट इज ए क्वालिटी कंट्रोल मेथड। देखो सिक्स सिग्मा कंसेप्ट में भी यहाँ पर भी क्वालिटी को ही कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल मेथड ही होता है ये भी। और ये जो सिक्स सिग्मा कंसेप्ट है ना, ये इंट्रोड्यूस करा था अमेरिकन इंजीनियर ने। एक का नाम था बिल स्मिथ, एक का नाम था माइकल हैरी। उस टाइम ये वर्क कर रहे थे मोटोरोला कंपनी में, 1986 की बात है। तो 1986 में जब ये दोनों साइंटिस्ट मोटोरोला कंपनी में वर्क कर रहे थे, एक का नाम है बिल स्मिथ, एक का नाम है माइकल हैरी, इन दोनों ने ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, सिक्स सिग्मा कंसेप्ट। इफ वी अप्लाई सिक्स सिग्मा कंसेप्ट ऑन अवर कंपनी, देन अवर प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी जीरो डिफेक्ट। अगर हम हमारी कंपनी में सिक्स सिग्मा कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वहां पर डिफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। एंड कंपनी अर्न्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया रहेगी, वेस्टेज वहां पर कम बनेगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा कहना है यहाँ पर अभी तक मेरा कि सिक्स सिग्मा कंसेप्ट को अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फैक्ट्री, अपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया में अप्लाई कर लिया तो उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनेगी। Six Sigma refer to a set of quality control tool that business can use to eliminate defect। देखो नाम से पता लग रहा, eliminate defect, defect को हटाओ, क्वालिटी को लाओ और प्रॉफिट बढ़ाते जाओ, वही सारी बातें हैं। अब देखो सिक्स सिग्मा कंसेप्ट का मेन काम क्या है, क्वालिटी बढ़ाओ, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है दवाइयों की कम करो और पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाओ। और सिक्स सिग्मा को इस सिंबल से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एम वगैरह दे रखे हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सिक्स सिग्मा का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले डिफाइन करना, यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप होती है। द फर्स्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ सिक्स सिग्मा अप्रोच, द बेसिक एम ऑफ दिस स्टेप इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव। क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले प्रॉब्लम को पता करो। फिर डाटा इज कलेक्टेड टू अंडरस्टैंड द करंट प्रोसेस, मेजर करना। सेकंड स्टेप क्या होता है, मेजर करना। मेजर करने में क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं उस डाटा को अंडरस्टैंड करके कि क्या प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो क्या है, प्रॉब्लम का पता करो। प्रॉब्लम का पता कर लिया, फिर डाटा को कलेक्ट करो और देखो कि हमारी करंट प्रोग्रेस में, करंट प्रोसेस में, करंट प्रोसीजर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद है एनालाइज करना, फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही है इंप्रूव एक्शन लेना और उसको कंट्रोल करना। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वही सारी बातें लिखी है, फ्लो चार्ट में बना दिया, इस तरह से सर्कल बना दिया। अब मेन बात देखो, ये आपका सिक्स सिग्मा कर्व है, सिक्स सिग्मा ग्राफ है जो कि बेल शेप होता है। दूसरी बात इस तरफ देखो, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, सीधी सी बात ये है कि अगर आपका सिग्मा लेवल 1 है, अगर आपका सिग्मा लेवल 1 है तो उस कंडीशन में अगर आप 10 लाख प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने प्रोडक्ट, 10 लाख अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10 लाख में से आपके 69,000 प्रोडक्ट बेकार रहेंगे, क्योंकि आपका सिग्मा लेवल सिर्फ 1 है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, आपके कंपनी में सिक्स सिग्मा कंसेप्ट को अप्लाई करना है, तो अभी आपका सिग्मा लेवल सिर्फ 1 है, तो उस कंडीशन में 10 लाख अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें से आपके कितने डिफेक्ट निकलेंगे, 69,000। तो अगर मैं ईल्ड देखूं तो आपकी 30% ईल्ड रहेगी, 30% ही अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर लिखा है सिग्मा लेवल अगर 1 होगा तो 69,000 प्रोडक्ट आपके डिफेक्ट होंगे और ओनली 30% आपकी ईल्ड होगी। सिग्मा लेवल 2 होगा तो आपका 69.15% ईल्ड होगी। सिग्मा लेवल 3 पे 93% ईल्ड, सिग्मा लेवल 4 पे 99.38, सिग्मा लेवल 5 पे 99.977 और सिग्मा लेवल 6 आते आते 10 लाख प्रोडक्ट में से सिर्फ 3 प्रोडक्ट आपके खराब होंगे, सिर्फ 3। 10 लाख में से सिर्फ 3 प्रोडक्ट खराब होंगे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सिग्मा लेवल 6 को अचीव कर लिया है, जिसका मतलब है 99.9999966% आपका ईल्ड होगा, मतलब कि लगभग 100% ही आपका ईल्ड हो जाएगा सिक्स सिग्मा को अचीव करने के बाद। ग्राफ बनाना है, बेल शेप कर्व मतलब, और ये टेबल बनानी है, सर्कल बनाना है, सारी बातें बतानी है, इंट्रोडक्शन देना है। बहुत आराम से 5 मार्क्स में कवर हो जाएगा।
और ये ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर रखा है कि एक्स एक्सेस पे क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है, क्यों यूज करते हैं कर्व, और कर्व जो है बेल शेप का होता है। चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर मैंने मुंह बिगाड़ रखा है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बना। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, पर वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा। कितना बड़ा दुख है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ही नहीं आ पा रहा। जैसे एक लिमिट सेट होती है ना कि 80% तक चलो चलेगा, 90% तक चलेगा, 66 से 65 के बीच में होगा या 67 के बीच में होगा तो चलेगा। एक एक्सेप्टेंस रेंज होती है ना, उस रेंज में भी नहीं आ रहा। तो मैं तो बड़ा परेशान हूं, सर ऐसा क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है? या तो मेरी प्रोसेस ही गलत है, मेरा प्रोसीजर ही गलत है, मेरा इक्विपमेंट ही गलत है, मेरा रॉ मटेरियल ही गलत है, और अगर ये सारी चीजें सही है तो मैं ही गलत हूं। मतलब कि मैं स्किल्ड नहीं हूं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं एक्सपीरियंस्ड नहीं हूं। प्रॉब्लम मुझ में ही है या इन प्रोसेस में है, तभी तो प्रोडक्ट खराब आ रहा है। अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट खराब आ रहा है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट खराब आ रहा है। या तो इक्विपमेंट फेलियर हो गया, रॉ मटेरियल गंदा है, प्रोसीजर गलत है, हमारी गलती है, कुछ तो दिक्कत आएगी ना। प्रोसेस रिलेटेड, मटेरियल रिलेटेड, प्रोसीजर रिलेटेड, इक्विपमेंट रिलेटेड, ह्यूमन रिलेटेड, डिजाइन रिलेटेड, इन्वायरमेंटल फैक्टर रिलेटेड, सप्लायर रिलेटेड कि जो सप्लायर लाया है माल वही गंदा है, तो कोई ना कोई दिक्कत तो आ रही है। यहाँ पर सारी दिक्कत लिखी है, ह्यूमन फैक्टर, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस रिलेटेड, मटेरियल रिलेटेड, प्रोसीजर गलत है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, डिजाइन अच्छा नहीं है, सप्लायर गलत है, आपका सप्लायर अच्छा माल देके नहीं गया आपको, ट्रेनिंग आपको सही से नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आपका गलत है, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो बिल्कुल गलत है, कुछ चीजें आपने स्किप कर दी, ठीक है, चेंज कंट्रोल आपने सही से नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो OOS बनेगा, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बनेगा। क्लियर? A test result fall outside the acceptance range, एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर आना, प्यूरिटी अच्छी नहीं, पोटेंसी अच्छी नहीं, a product characteristics does not meet specified limits, जैसे मान लीजिए मुझे साइज इतनी चाहिए थी, इतनी आ रही है, मुझे वेट 5 ग्राम चाहिए था, 10 ग्राम आ रहा है, मुझे कलर रेड चाहिए था और कलर रेड की जगह ब्लू आ रहा है, तो ये सारी दिक्कत आ रही है। मेरा प्रोडक्ट मेरी क्वालिटी को, मेरे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर पा रहा। ये देखो सारी गलतियां लिखी हुई है, एक एक लाइन। आप चाहो तो 20-20 लाइन लिख सकते हो। सर कैसे लिख देंगे 20-20 लाइन? चलो बता दो, आज पकड़ लिया मैंने आपको, बताओ अब। देखो भैया, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पुअर क्वालिटी का है, सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं है, ट्रस्टेड वेंडर से नहीं लिया, उसमें मॉइस्चर आ गया, उसमें कंटामिनेशन है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको सही से स्टोर नहीं कर रखा। और लो, आपका इक्विपमेंट फेलियर है क्योंकि उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ, इक्विपमेंट जो है सही से नहीं रखा गया, इक्विपमेंट की डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखी गई, इक्विपमेंट को टाइम से प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं करा गया, इक्विपमेंट जो है पुराना हो चुका है, इक्विपमेंट में जो है इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का कंटामिनेशन है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सही से नहीं बना। ह्यूमन एरर, क्वालिटी नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, स्किल नहीं है, डिग्री नहीं है, नया है ऑपरेशंस में, तो दिक्कत। तो बहुत तरह की बातें आप लिख सकते हो। एनवायरमेंटल फैक्टर, पीएच, आपका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, एनवायरमेंट में मॉइस्चर है उससे प्रोडक्ट खराब हो गया, डिजाइन सही से नहीं है आपका, वेंडर आपका ट्रस्टेबल नहीं है, वेंडर ने गलत क्वालिटी का माल पकड़ा दिया, कम पैसे में आपने ले लिया, क्वालिटी अच्छी नहीं आई, ठीक है। बहुत पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत। जूरिस्प्रूडेंस पढ़ ली ना जिसने, उसके बाद तो सारे टॉपिक उसको आने चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस और क्वालिटी एश्योरेंस, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जितना लिख सकते हो उतना कम है, मन से लिखना है, बड़ा चढ़ा कर लिखना है। अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और रिजॉल्व चल रहा है कि ओओएस हुआ तो कैसे हुआ और उसको रिजॉल्व कैसे करें, तो स्टेप वाइज दे रखा है। सबसे पहले इनिशियल रिव्यू करना, फिर नोटिफाई करना। जैसे हमें सबसे पहले पता लग गया ना कि ओओएस है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हमें नोटिफाई करना होता है, हमें क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को बताना होता है कि भाई दिक्कत आई है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही से नहीं बना, आप सुन लो हमारी बात। फिर शुरू में इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारी चीजें चेक करते हैं कि क्या टेस्ट आपने यूज किए, क्या प्रोसीजर करा, क्या इक्विपमेंट यूज किए, क्या रो डाटा था, जिस भी एनालिस्ट ने वहां पर काम किया था उस एनालिस्ट के नोट्स लेके आइए, उसके सारे ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, फिर हम पता लगाएंगे रूट कोज, क्या मेन कारण था, ठीक है। हम देखेंगे शुरू से, ह्यूमन का एरर था, इक्विपमेंट का फेलियर था, रॉ मटेरियल का इशू था, क्या था। उसके बाद है आपका वेरीफाई रूट कोज, रूट कोज को वेरीफाई करेंगे,
करेक्टिव एक्शन लेंगे, फिर आता है वेरीफाई इफेक्टिवनेस, ठीक है। उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट, जो भी ओओएस में हुआ, प्रॉब्लम क्या आई, हमने क्या एक्शन लिया, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, वो सारी चीजें लिखेंगे। रूट कोज क्या था, करेक्टिव एक्शन क्या लिया, इफेक्टिव वेरिफिकेशन क्या था, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो इस तरह से ये स्टेप्स चलती है। तो ये था आपका ओओएस मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। काफी सारा कंटेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है ओओएस का फ्लो चार्ट। तो देखो सीधी सी बात है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आपका रिजल्ट आ गया, अब उसके बाद आपका प्रोडक्ट तो बेकार हो गया, तो फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी लेवल पे, फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन। फिर आपका जो कंक्लूजन था वो नहीं आया, इनकंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन हुआ, वहां पर आपको कोर्स पता नहीं लगा, ठीक है। या तो आप श्योर नहीं है कि यहाँ पर ओएस है या नहीं, या किसी वजह से है, तो उसको हटा दो, है ना। अगर उस वजह को हटा दोगे तो प्रोडक्ट आपका वापस अच्छा बन जाएगा। पर अगर आपको कोज ही पता नहीं पड़ रहा, तो उस कंडीशन में पूरा बैच रिजेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है देखो, पूरे बैच का रिजेक्शन होगा जब आपको कोज ही पता नहीं लग रहा, और जब आपको कंफर्म हो जाता है तो फिर उसको सही कर दो, ताकि आपका बैच जो है वापस रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फ्लो चार्ट बना देना है। अगर इससे क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो, वैसे तो नहीं आएगा, 5 मार्क्स ही मोर देन सफिशिएंट है, और 5 मार्क्स में ये पूरा कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आता है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल का मतलब होता है कि आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको चेंज करना पड़ता है, ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी बनी रहे, ठीक है। तो क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ चेंज। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आप चेंज कर सकते हैं रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, प्रोसेस, टेस्टिंग, पैकेजिंग मटेरियल, क्लीनिंग प्रोसेस। फिर आपके क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में क्वालिटी टेस्टिंग पैरामीटर, सैम्पलिंग साइज, वैलिडेशन प्रोसेस, स्पेसिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट, फाइनल प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको बोलते हैं एसओपी। तो ये सारा एरिया ऑफ चेंज जो आपको याद रखना है, मैन्युफैक्चर में अलग है, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस में अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल, स्पेसिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन एंड स्टोरेज कंडीशन, टेस्टिंग, वैलिडेशन प्रोसीजर। तो ये जितने नाम आप याद रख सकते हैं, चार इसमें से, चार इसमें से, तीन इसमें से, श्रद्धा अनुसार है, ठीक है। और यहां से तो वैसे भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। चलिए आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग, इसमें भी इंक्लूड्स होते हैं, जैसे इक्विपमेंट कौन से आप यूज कर रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, वैलिडेशन ऑफ द इक्विपमेंट, पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट आप चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये सारे एरिया ऑफ चेंज है आपके। उसके बाद चेंज कंट्रोल लॉग बुक आपको दे रखी है, किस तरह से दिखती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, 5 मार्क्स में अगर आता है तो। चेंज कंट्रोल, इनिशिएटेड डिपार्टमेंट, ओरिजिनेटर नेम, प्रपोज चेंज, कैटेगरी ऑफ चेंज, अप्रूवल या रिजेक्शन ऑफ चेंज कंट्रोल, डेट ऑफ चेंज, वेरीफाइड बाय क्यूए हेड, साइन एंड डेट, एनी रिमार्क। तो इस तरह से ये पूरा होता है, इसको फिल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ISO 9000 एंड 14000। इन दोनों के बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको समझा देता हूं कि जो ISO 9000 होता है, ये क्वालिटी से रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इसको बस यही दिखता है। और ये जो ISO 14000 होता है, ये आपके नेचर से रिलेटेड होता है, कि आपका जो एनवायरमेंट है, आपका जो नेचर है, वो सही रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, हम ये बोल रहे हैं कि ये कंपनी जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, बहुत बढ़िया बात है। पर अगर मैं ये बोलूं कि ये कंपनी जो है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, तो फिर इसका बैड लक, फिर तो इसको बंद करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हमारे पास ISO 14000 अप्रूवल होना चाहिए, कि हमारी जो कंपनी है वो नेचर को हार्म नहीं करती, और ISO 9000 होना चाहिए, मतलब हमारी जो कंपनी है अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है। क्लियर। तो ISO 9000 मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, और 14000 मतलब नेचर को बचाना है। तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ISO इज एस्टेब्लिश फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी। क्योंकि आपको पता है कि अगर कंपनी से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हुई, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने का मतलब है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की डिमांड पूरी, ठीक है। ISO एस्टेब्लिश हुआ था 23 फरवरी 1947 में। ISO doesn't certify organization,
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाई नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ये सर्टिफाइड करता है। उसकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस है, उसको सर्टिफाई करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ के प्रोडक्ट सारे क्वालिटी वाले। अब देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस से मैंने समझा रखा है ISO 9000 और 14000। गाइडलाइन जो है 9000 की वो आई थी 1987 में। वहीं अगर मैं देखूं गाइडलाइन जो है आपके 14000 की वो आई थी 1996 में। साथ ही साथ आपकी ISO 9000 की जो गाइडलाइन है वो क्वालिटी से रिलेटेड है, और ISO 14000 की जो गाइडलाइन है वो आपके एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विस से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा क्वालिटी पे, यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा एनवायरमेंट को बचाने में। उसके बाद आपको डिफरेंस में दे रखा है कि ISO 9000 हैव 7 प्रिंसिपल फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट और ISO 14000 हैज 4 प्रिंसिपल फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से 7 प्रिंसिपल है? QMP1, QMP2, QMP3, QMP4, QMP5, QMP6, QMP7। अब देखो QMP1 में क्या है? कस्टमर फोकस। QMP2 में क्या है? लीडरशिप, लीड करना। QMP3 में क्या है? एंगेजमेंट ऑफ पीपल। QMP4 में क्या है? प्रोसेस अप्रोच। QMP5 में क्या है? इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। QMP6 में क्या है? एविडेंस बेस्ड अप्रोच। QMP7 में क्या है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सारे वर्ड्स आपने सुने हैं, फेमिलियर हो आप? लीडरशिप सुना है, रिलेशनशिप सुना है, इन्वॉल्वमेंट सुना है, सब सुना है आपने, है ना? उसके बाद इधर 4 प्रिंसिपल हैं। डिफाइन अबाउट गोल, गोल के बारे में बताओ। मेथड ऑफ गोल, एनालिसिस ऑफ मेथड, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले गोल के बारे में बताओ, फिर मेथड ऑफ गोल, फिर एनालिसिस ऑफ मेथड, इस मेथड का एनालिसिस, लास्ट में रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर हो गए 4 प्रिंसिपल, यहां पर हो गए 7 प्रिंसिपल। क्लियर है? उसके बाद यहां पर आपको दे रखा है ISO 9000 की सीरीज, इधर दे रखी है ISO 14000 की सीरीज। देखो आपको यहां पर बता रखा है ISO 14010, ISO 14001। तो ये क्या है? 14000 की सीरीज है, और ये क्या है? 9000 की सीरीज है। जैसे 9000, 9001, 9002, 3, 4, तो सबके अलग अलग है। इसमें है गाइडलाइन रिलेटेड टू क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट। 9001 में है ओवरऑल क्वालिटी एश्योरेंस गाइडलाइन। 9002 में है आपका क्वालिटी एश्योरेंस गाइडलाइन फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। 3 में है क्वालिटी एश्योरेंस गाइडलाइन फॉर फिनिश प्रोडक्ट, एंड 4 में है गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने सीरीज देख ली, हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लिया 9000 14000 के बीच में। उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखे हैं एडवांटेज। अब देखो सीधी सी बात है, वही सारे एडवांटेज है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, एनहांस क्रेडिटेबिलिटी एंड रेपुटेशन, बेटर डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी मैनेजमेंट, रिड्यूस एरर एंड डिफेक्ट, इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब बॉस से मैनेजर, मैनेजर से एम्प्लॉय, पूरी चेन बढ़िया चल रही है। कंप्लाइज विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द पोटेंशियल प्रॉब्लम। क्योंकि सारे स्किल पर्सन होंगे, जितने स्किल पर्सन होंगे उतनी जल्दी प्रॉब्लम का पता लग जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा, वापस कह रहा हूँ, एक ही तरह का आंसर आपको लिखना होता है हर जगह। यहाँ पर क्वालिटी में, जूरिस्प्रूडेंस में, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड में। ISO 14000 के लिए भी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर एनवायरमेंट की बात कर देना कि एनवायरमेंट को भी बचा के चलना है। ठीक है, उसके बाद है आपका NABL। NABL क्या होता है? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये एक तरह का ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब कि गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूशन है। अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश टू एक्रीडेट लेबोरेटरीज इन इंडिया। देखो, जो भी लेबोरेटरीज अच्छा काम कर रही है, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, जहां पर टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, जिसने सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करा है, उससे एक्रीडिट करना, मतलब कि उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आपने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। तो लेबोरेटरीज को सर्टिफिकेशन करने के लिए आया है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज,
एक तरह का ऑटोनोमस बॉडी है जो कि अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया काम करता है और इसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है ताकि ये एक्रीडेट कर सके लेबोरेटरीज को। एक्रीडेट का मतलब होता है एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना जब वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, मिशन यही है कि जितने भी इंडिया में अच्छे अच्छे लैब है उन सबको एक्रेडिट करना, मतलब कि वो लैब जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, ओरिजिनल सारे स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करती है, तो उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए। इससे उस लेबोरेटरी का क्या फायदा होगा, अगर कोई भी बंदा सर्च करेगा गूगल पे या कोई भी बंदे को जान पहचान निकालनी होगी, जानकारी निकालनी होगी, तो वो देखेगा NABL सर्टिफाइड लैब्स। तो जो NABL सर्टिफाइड लैब्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, उसके सारे स्टैंडर्ड्स सही होते हैं, तभी वो सर्टिफाइड है, तभी वो एक्रेडिट है। तो उस कंडीशन में अगर मुझे कहीं से भी टेस्ट कराना होगा तो मैं यहीं जाऊंगा। ठीक है, सर्टिफाइड लैब्स में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो है आसानी से अच्छा काम होगा, सारी रिपोर्ट्स जल्द से जल्द आ जाएगी, अच्छी रिपोर्ट्स आएगी, कुछ गलत नहीं होगी, कुछ उसमें हेराफेरी नहीं होगी, कुछ वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, एकदम प्रॉपर रिपोर्ट होगी, एकदम प्रॉपर मशीन होगी, एकदम प्रॉपर स्किल्ड पर्सन होंगे जो मेरा ब्लड लेंगे। क्योंकि मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि ये सर्टिफाइड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एन नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम फॉर लेबोरेटरीज। अब देखो सीधी सी बात है, इस लेबोरेटरी अगर ये सर्टिफाइड है, अगर इसको एक्रेडिट मिला हुआ है, इसने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा हुआ है, तो बाकी लेबोरेटरी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी कंपटीशन में आना है, पहली बात। और बाकी लेबोरेटरी भी करेगी तो हमारा तो काम बढ़िया हो रहा ना। टू प्रमोट एक्सीलेंस इन टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, टू एंश्योर लेबोरेटरीज मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वही वाली बात हो गई। टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ टेस्ट रिजल्ट, वही वाली बात हो गई। टू स्ट्रेंथन इंडिया टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सीधी सी बात है, इससे हमारा क्या होगा, इंडिया में सारी लैब्स अच्छी हो जाएगी, तो एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है ना। की एक्टिविटीज क्या है, एक्रीडिटेशन ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, वही वाली बात है, एक्रीडिटेशन करना है लेबोरेटरीज का। डेवलपमेंट ऑफ एक्रीडिटेशन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर लेबोरेटरीज, देखो लेबोरेटरी में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अवेयरनेस देना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन इन इंडिया, एक ही बात को घुमा घुमा कर लग रहा है, एक्रीडिटेशन करवाना है इंडिया में, एक्रीडिटेशन करवाना है लेबोरेटरी में, एक्रीडिटेशन करवाना है उसको जो कि काबिल है, जो कि स्टैंडर्ड फॉलो करती है। अब ये तीनों बातों का मतलब एक ही निकल रहा, पर बताने के तरीके हमारे भाव अलग है, आंसर बढ़ाने के तरीके हैं। अब इससे क्या होगा, लैब का रेप्यूटेशन बढ़ेगा, है ना, रेप्यूटेड लैब है, रेप्यूटेशन बढ़ता है, क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो यार यहाँ चलते हैं, गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड कर रखा है तो फिर तो बढ़िया ही होगी। ठीक है, लेबोरेटरी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, ग्लोबल रिकॉग्निशन, सब जानेंगे इस लेबोरेटरी को, सोचो। ठीक है, तो आप को यहाँ पर दे रखा है स्कोप ऑफ NABL इन द फॉलोइंग फील्ड, NABL एक्रीडिटेशन इज करंटली इशूड। सबसे पहले आपको दे रखी है टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जैसे बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड फ्लो, मैकेनिकल, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, फोटोमेट्री, रेडियोलॉजिकल, फोरेंसिक। फिर आती है आपकी कैलिब्रेशंस लेबोरेटरीज, इलेक्ट्रोटेक्निकल, मैकेनिकल, फ्लूइड फ्लो, थर्मल, ऑप्टिकल, रेडियोलॉजिकल, मेडिकल डिवाइसेस। फिर आती है आपकी मेडिकल लेबोरेटरीज, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज सेरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी। फिर आती है आपकी मेडिकल इमेजिनिंग कंफर्मेटरी असेसमेंट बॉडीज, जैसे आपकी प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी, एक्सरे, बोन डेंसिटोमेट्री, डेक्सा, डेंटल एक्सरे, OPG, फ्लोरोस्कोपी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन मतलब MRI मतलब कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, कलर, डॉपलर। उसके बाद आती है आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, मेडिकल एंड इंस्पेक्शन। फिर आता है आपका, ये तो हो गया, इसके बाद है आपका रेफरेंस मटेरियल प्रोसीजर, जिसमें आता है केमिकल कंपोजिशन, बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज और मिसलेनियस प्रॉपर्टीज। अब आप बोलोगे सर ये इतने सारे, तो दो दो तीन तीन याद रख लो, सब में से, इसमें से तीन, इसमें से चार, इसमें से तीन, इसमें से तीन, इसमें से तीन, हो गया। एडवांटेज देखो वही सब है, एक्रीडिटेशन एंश्योर द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी को एक्रीडिटेशन मिला है मतलब कि उसने स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, मतलब कि वो बिल्कुल वेरीफाइड है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा,
मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, इंक्रीज पोटेंशियल इन बिजनेस, एलिमिनेशन ऑफ नीड ऑफ रीटेस्टिंग, बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड वाले हैं, हमें पता है कैसे करना है, हम क्वालिटी वाले हैं, हम एकदम क्वालिटी रिजल्ट देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस, एम्प्लॉय स्टाफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन बी ओवरलुक्ड, इंक्रीज मार्केट अपॉर्चुनिटी। देखो मार्केट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, आपको नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, आपको लोग जानेंगे, और क्या फायदे की बात चाहिए आपको। रीटेस्टिंग से आप बचोगे, बहुत तरह के फायदे हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज इसको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो जो GLP होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, इसको बनाया है FDA ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है GLP को इन द ईयर 1978। ये दोनों बात क्लियर हो गई। FDA ने बनाया है 1978 में बनाया है। तो अगर FDA ने बनाया है तो ये जो GLP होता है ये किसके अंडर में आएगा? कम्स अंडर FDA रेगुलेशन। आई रिपीट, इसको बनाया FDA ने 1978 में, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर FDA रेगुलेशन। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं GLP की, तो GLP का जो रेगुलेशन है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं GLP एक्चुअल में है क्या। तो GLP इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का सेट है जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। आई रिपीट, GLP इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल विच प्रोवाइड फ्रेमवर्क। किसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा? लेबोरेटरीज को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, ताकि लेबोरेटरीज जो है परफॉर्म कर सके, मॉनिटर कर सके, अचीव कर सके, रिकॉर्ड कर सके, रिपोर्ट कर सके। I repeat, GLP contain a set of principles that provide a framework within which laboratory study are planned, perform, monitor, achieve, recorded, reported. आपका जो लेबोरेटरी स्टडी है वो प्लान कर सको, परफॉर्म कर सको, मॉनिटर कर सको, अचीव कर सको, रिकॉर्ड कर सको, रिपोर्ट कर सको। किसके साथ कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ GLP, क्योंकि GLP के पास क्या होता है? सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है जो कि एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपके लेबोरेटरीज को। उसके बाद आपको लिखा है GLP बिकम पार्ट ऑफ रेगुलेटरी इन 1970 बिकॉज ऑफ मेल प्रैक्टिस इन R&D एक्टिविटीज। देखो ये आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उनके बंदे पहले सही से काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट बनता था उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी सही से नहीं आती थी। यहाँ पर लिखा है GLP बिकम पार्ट ऑफ रेगुलेटरी। GLP को रेगुलेटरी का पार्ट क्यों बनाया 1970 में? क्योंकि मेल प्रैक्टिस करते थे R&D वाले, सही से काम नहीं करते थे। ठीक है, यहां पर आपको लिखा है फिर स्कोप ऑफ GLP। GLP इज अप्लाइड टू नॉन क्लिनिकल सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ टेस्ट सैंपल। देखो मैं अच्छे से समझाता हूं, यहां पर आपको दे रखा है GLP को आप कहां कहां इंक्लूड करते हो। GLP स्टडीज इंक्लूड, आप यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज कर सकते हो, फार्माकोलॉजी स्टडीज कर सकते हो, बायोकम्पेटेबिलिटी स्टडीज, इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी स्टडीज, एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडीज, माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज, जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज, कार्सिनोजेनेसिटी स्टडीज, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज, इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडीज। GLP के अंदर ये सारी स्टडीज आप कर सकते हैं। उसके बाद दीज स्टडीज आर कंडक्टेड इन वेरियस फील्ड, जैसे फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल टेस्टिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फूड सेफ्टी टेस्टिंग, कॉस्मेटिक टेस्टिंग, वेटनरी मेडिसिन। आपका जो GLP का है ना वो आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो वो बता रखा है, किस किस फील्ड में आप कर सकते हो। उसके बाद आपको दे रखा है GLP स्टडीज इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जैसे कि आप कर सकते हैं इन विट्रो टेस्टिंग, इन विवो टेस्टिंग, एनालिटिकल टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग। कई तरह की टेस्टिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, इन विट्रो, इन विवो, एनालिटिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल। किस किस फील्ड में कर सकते हैं? फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल टेस्टिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फूड एंड सेफ्टी टेस्टिंग, कॉस्मेटिक टेस्टिंग एंड वेटनरी टेस्टिंग। कौन कौन से आप स्टडीज यहाँ पे कर सकते हैं?
टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज, फार्माकोलॉजी स्टडीज, बायोकम्पेटिबिलिटी, एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी, एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी, जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी स्टडी, कार्सिनोजेनेसिटी स्टडी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडी और इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हैं जीएलपी में। उसके बाद आपको दे रखा है फंडामेंटल्स ऑफ जीएलपी, जहां पर सबसे पहला है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में है ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल्स, फैसिलिटी और इक्विपमेंट। अब देखो इक्विपमेंट में आप लिख सकते हैं कैलिब्रेशन वाला, कंटामिनेशन वाला। इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए, नए होने चाहिए, कैलिब्रेट होने चाहिए, कंटामिनेट नहीं होने चाहिए। कभी भी कोई भी प्रोसीजर हुआ तो इक्विपमेंट आपको सही से वॉश आउट करके वापस रखने हैं, ताकि जब आप सेकंड प्रोसीजर फॉलो करो तो इक्विपमेंट में बचा हुआ मटेरियल ना रहे और क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। फैसिलिटीज, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल, बंदे की बात हो रही है, जो बंदा है वो क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, पहले उसने ऑपरेशन कर रखे हो, प्रोसीजर पहले कर रखा हो, फेमिलियर हो प्रोडक्ट से, फेमिलियर हो प्रोसीजर से, क्वालिफाइड हो, डिग्री हो उसके पास अच्छी खासी, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टराइजेशन, जहां पर आता है आपका टेस्ट आइटम मतलब ड्रग और टेस्ट सिस्टम मतलब कि आपका एनिमल और प्लांट। तो इस टेस्ट आइटम को टेस्ट सिस्टम में लगाते हैं, मतलब ड्रग को एनिमल और प्लांट में दिया जाता है। उसके बाद आते हैं आपके रूल्स, एक प्रोटोकॉल, जैसे आपका एसओपी हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें सारा सब कुछ लिखा रहता है कि इसको इस तरह से ऑपरेट करे, इसको इस तरह से ऑपरेट करे, स्टेप वाइज लिखा रहता है, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट, रो डाटा, फाइनल रिपोर्ट, आरक्यू। आरक्यू का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड। फाइनल रिपोर्ट आ गया, रो डाटा आ गया। उसके बाद आपका क्वालिटी एश्योरेंस होता है। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट होती है, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपका लेबोरेटरी में बना, ये यूनिट क्या करती है, उस प्रोडक्ट को चेक करती है कि ये सही से बना है या नहीं बना, जीएलपी यहाँ पे सही से फॉलो हुई है या नहीं हुई है, वो चेक करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। और ये जो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट वाले बंदे होते हैं ना, ये उस मैन्युफैक्चरर को नहीं जानते, तो इनमें आपस में तालमेल करने का कोई चांस नहीं बनता, आपस में कोई पैसे वैसे खाने का चांस नहीं बनता। हैव नो लिंक विद साइंटिस्ट विच इज इन्वॉल्व इन द टेस्टिंग। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स दे रखे हैं जीएलपी के, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट था, पर्सनल, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, जो भी मैंने आपको भी बताया ना, वही सारे हैं। उन सब के बारे में लिखा हुआ है, दो दो तीन तीन लाइन, जो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, वही वाली बात है, क्वालिटी बढ़ाना, कंसिस्टेंसी बढ़ाना, एरर को कम करना, और टू एंश्योर कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर लेबोरेटरी, to promote transparency, to ensure the accuracy, to facilitate the sharing and comparison of laboratory data, to support the reproducibility of laboratory result। Obviously reproducibility है, reproduce कर सकते हैं हम laboratory के result को। फिर जब objectives हमने अचीव कर लिए, by achieving this objective GLP से हमें क्या मदद मिलेगी, ensure public health and safety। सीधी सी बात है, हमें अल्टीमेटली पब्लिक को ही देखना है, पब्लिक की हेल्थ, पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक की डिमांड, पब्लिक के जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफिल करना, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड बाय अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएलपी। उससे पहले देखा फंडामेंटल्स, एक आइडिया लिया, डिटेल में देखा फंडामेंटल। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टडीज है, वेरियस फील्ड्स है, टेस्टिंग है, और ये जीएलपी का पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 4 कंप्लीटली कवर हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट कवर करेंगे। उसके बाद आपकी फार्मेसी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनडीडीएस और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस पहले ही कवर हो चुकी है। ये सारे नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर सारे पोल्स, अपडेट, मीम्स, एमसीक्यू आते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक और एप्लीकेशन की लिंक, तीनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इसी वीडियो के। अगर वो लिंक वर्किंग नहीं है तो आप सीधा जाइए टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, एप्लीकेशन पे, मतलब कि आपके प्ले स्टोर पे, और जाके सर्च कीजिए डेप्थोबायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।